students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Today I am going to explain chapter number 12 and the name of the chapter is friction. तो बेटा आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रिक्शन क्या होता है, कौन कौन से कारण हैं, कॉजेज क्या है फ्रिक्शन के, या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्टेड करते हैं. तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने जब चैप्टर 11 डिस्कस किया था, फोर्स एंड प्रेशर, तो उसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस किया था कि ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोजिस करता है. ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं. सपोज आई एम रोलिंग अ बॉल ऑन द ग्राउंड, और उसको बॉल को रोल डाउन करने के बाद जस्ट आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इट स्लोज डाउन, वो रुक जाती है धीरे 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 उसकी स्पीड बिल्कुल, और फिर वो स्टॉप भी हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और आपने पैडलिंग बंद कर दिया है और कुछ देर तक साइकिल जो है मूव करेगी, और मूव करने के बाद कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और एट लास्ट वो बिल्कुल रुक जाएगी आपकी बाइसिकल. तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. हमने फोर्स भी अप्लाई किया और उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो पा रही हैं. तो यानी कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, कि जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो उसके मोशन को अपोज करता है. बॉल को हमने मूव डाउन किया, सपोज बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है सीधे, ठीक है, लेकिन वो और जिस बॉल का कांटेक्ट किससे है, फर्श से है, फ्लोर से है या ग्राउंड से है. तो ग्राउंड और बॉल के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में बॉल की मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस से एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स उसके मोशन को रोकता है, अपोज करता है. क्लियर? तो ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो पाती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्टेड करते हैं. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी छोटी सी समझते हैं पहले, कि सपोज मैंने एक मेरे पास ब्रिक है, एक ईंट है, और मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया. ठीक है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि उसमें क्वाइल्ड स्प्रिंग होती है अंदर, और कुछ उसमें ग्रेजुएटेड स्केल होता है, मीन्स उसमें वो एक फोर्स लगाएगा और स्केल के ऊपर मेजरिंग, मतलब उसमें हो पाता है कि उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वो हम उसमें मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज पर कितना फोर्स वो लगा रही है. स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस से क्या करेंगे, धागे से हम ईंट को टाई करेंगे और स्प्रिंग बैलेंस से उसको खींचेंगे. हमने दोनों ही चीजों को जस्ट हमने रखा है एक टेबल के ऊपर, और जब उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से उसको खींच रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली वो फोर्स लगाएगी स्प्रिंग बैलेंस ईंट के ऊपर, ब्रिक के ऊपर, और उसको उसकी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे कि उसकी मूवमेंट जब हुई ईंट की तो या ब्रिक की, तो उसमें क्या रीडिंग उसमें आई, तो वो रीडिंग हमने नोट कर ली. अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी ब्रिक को बाहर से पॉलीथिन से उसको हमने रैप कर दिया, और पॉलीथिन से रैप करने के बाद सेम एक्टिविटी हम सेम जो है उसको रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करने के बाद हम अगेन उसमें स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग नोट करते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है. थर्ड टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि अब हम क्या करें, एक जूट बैग को उसके चारों तरफ रैप कर दें, या जूट बैग के अंदर ब्रिक को डालकर फिर कर रहे हैं. तो हर बार हम नोट करेंगे कि रीडिंग जो आ रही है उसमें जो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है वो हर बार क्या है, डिफरेंट आ रहा है. वो डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप देखिएगा, मैंने आपको कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या फ्रिक्शनल फोर्स किसे कह रहे हैं हम, कि ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा है. तो जब आपकी ब्रिक बाहर से कैसी है, उसकी सरफेस वो रफ है, ठीक है, और वो टेबल के कांटेक्ट में है, तो रफ जो जितनी ज्यादा रफनेस होती है तो उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा. तो यानी कि उसकी जो रीडिंग आएगी यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. जब हमने पॉलीथीन को उस पर रैप कर दिया ब्रिक के चारों तरफ, तो पॉलीथीन को रैप करने से क्या हो गया, उसकी सरफेस स्मूथ हो गई. तो स्मूथ होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट हो रहा है टेबल का और ब्रिक का ना होकर हम ये कहेंगे कि पॉलीथीन बाहर वाला तो पॉलीथीन है ना, वो स्मूथ है,
तो स्मूथ होने से, सरफेस स्मूथ होने से क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वहां पे कम फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसलिए उसमें हमेशा जो है वेरिएशन पाई जाएंगी, वेरीज करेगा ये। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस की नेचर पर, ये हम कह सकते हैं कि सरफेस अगर सरफेस बहुत ज्यादा रफ होती है तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर सरफेस स्मूथ होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। ये हमेशा हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, हमेशा जब भी कभी, एक तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, नंबर वन थिंग तो ये कि ये जब हम बात करते थे कांटेक्ट फोर्स का, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें, वो कांटेक्ट में रहेगा सरफेस की, चाहे वो सरफेस आपकी टेबल हो, चाहे वो सरफेस आपका फ्लोर हो, चाहे वो ग्राउंड हो, कुछ भी चीजें हैं तो वहां पर उसके कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे कि मोशन, जब जो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है या मूवमेंट जिस डायरेक्शन में कर रहा है, ये फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट आता है ये कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज क्या होती है, असमानताएं, है ना, कि जैसे कि आप ये समझिए कि जो भी सरफेस, ठीक है, मैंने आपको अभी ये बताया कि सपोज मैंने एक बुक ली और उस बुक को मैं टेबल पर क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा के उसको मूव कराया मैंने, यहाँ पे रखी हुई इस साइड से इस साइड में मूव करा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मूवमेंट कराते समय क्या होगा, एक बार मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करेगी, थोड़ी दूर जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी वो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बुक और टेबल के बीच में, बुक और टेबल का दोनों का कॉन्टैक्ट था, बुक की मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये समझना है आपको कि जो चीजें भी मतलब कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, जो बुक है और जो टेबल है, उनकी जो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहा है, जो पार्ट उसके कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज ये हमारे बुक का नीचे वाला पार्ट यहाँ पे, और ये आपका टेबल का अपर पार्ट है, तो इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों का कांटेक्ट होने से क्या है, यहाँ पे ये जो जिगजैग सा बनाया हुआ डिजाइन, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस तरीके से कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं दोनों सरफेस के अंदर, और इन इरेगुलरिटीज को हम बोलते हैं, जो ये निकला हुआ पार्ट है बाहर की तरफ, इसको हिल बोल देते हैं, हिल्स, और जो डाउन में मीन्स नीचे एक गड्ढा सा बना हुआ है, खांच सी जो बनी हुई है, ग्रूव्स जो बने हुए हैं, उसको हम वैली बोल देते हैं। जैसे समझ सकते हैं कि पहाड़ हमेशा इस तरह से होते हैं, और जो वैलीज जो घाटियां होती हैं वो कैसे होती हैं, मतलब बीच का जो पार्ट है, ठीक है, ग्रूव्स टाइप से। तो जो सरफेस हमें स्मूथ भी नजर आ रही है, जिस सरफेस को हम ये मान रहे हैं टच करने पर या कांटेक्ट करने पर कि भाई बहुत स्मूथ है, तो वहां पर भी अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो सम माइन्यूट इरेगुलरिटीज आर देयर, बहुत उसमें भी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज आपको नजर आएंगी। इस तरीके के जो पैटर्न है, ये चीजें वहां पे होती हैं, और इनके बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है। जब मैं मूव करा रही हूँ किसी चीज को, मैंने बॉल को मूव कराया या मैं बुक को मूव करा रही हूँ, तो उस सेंस में क्या हो रहा है बेटा, उस सेंस में क्या हो रहा है कि वहां पर इंटरलॉकिंग होती है। अब जितनी ज्यादा सरफेस रफ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, ये इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी, और फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। और जब स्मूथ सरफेस होती है तो ये चीजें कम होती हैं वहां पर, और उस सेंस में वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम लगता है, ठीक है। छोटी सी एक्टिविटी है जो आप भी करके देख सकते हैं, उसको जस्ट इस तरह से करेंगे कि आप एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे आप पहले, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन किस तरह से कि जैसे ये आपका टेबल है, तो इस तरह से आपने कोई स्लॉप सा बना दिया है, ठीक है। और उस स्लॉप से आप क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आप एक पेंसिल सेल ले सकते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जिसको कि आप रोल डाउन करेंगे ऊपर से। टेबल पर आपने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, और इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर से आप एक पेंसिल सेल को रोल डाउन करा रहे हैं, तो वो ऊपर से मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करने के बाद टेबल पर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और उसके बाद वो रुक जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की टेबल पर, उसको हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, ठीक है, या मेजरिंग टेप से हम उसको मेजर कर लेंगे कि इसने कितना सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की। अब क्या कर रहे हैं हम कि उसी टेबल पर हम एक कपड़ा बिछा देंगे, एक क्लॉथ को वहां पे स्प्रेड कर देंगे, और अगेन वही चीजें जो है हम रिपीट करेंगे कि सेल ऊपर से उस प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन करके नीचे जा रहा है। तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट जो पहले हमने किया था उसमें क्या था कि टेबल थी वो स्मूथ टेबल, मींस चिकनी बिल्कुल सनमाइका वाली थी टेबल,
तो सरफेस स्मूथ थी, तो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको मेजर कर लिया। सेकंड टाइम में उसके ऊपर हमने कपड़ा बिछा दिया है, तो कपड़ा बिछाने से कुछ क्या हुआ, रफनेस हो गया वहां पे। सेल को मूव डाउन कराया, ड्राई सेल को, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है उस सेंस में भी, उसको भी हम मेजर कर लेंगे। थर्ड टाइम हम क्या करते हैं कि वहां पर उस कपड़े को हटा के और उस टेबल के ऊपर कुछ मिट्टी डाल देते हैं, कुछ सैंड डाल देते हैं, उस सैंड को पूरे पे सेट कर देते हैं अच्छे से फैला के। और फिर अगेन हम सेल को, पेंसिल सेल को, ऊपर से आ रहा है सेल मूव करता हुआ और वो रोल डाउन करते हुए जो है टेबल पर मूव कर रहा है, फिर उसके बाद रुक जाता है। तीनों सेंस में, तीनों चीजों में हमने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन सेम था, ड्राई सेल जो ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, वो चीज हमने सेम ली है, रोल डाउन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन जो नीचे का जो सरफेस था, ऊपर से तो सही स्पीड से वो आ रहा है, लेकिन जो नीचे का जो सरफेस था वो हमने चेंज कर दिया है। फर्स्ट केस में हमने लिया था टेबल थी ओनली, सेकंड केस में हमने क्लॉथ लिया और थर्ड केस में हमने सैंड स्प्रेड कर दी थी। तो हर केस में क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उसकी वहां पे रफनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, कपड़े की कपड़ा जो रफनेस ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू प्लेन टेबल, और जो सैंड है वो उससे ज्यादा कर रहा है। तो उस सेंस में हम देखेंगे तो जो सैंड स्प्रेड करने के बाद जो डिस्टेंस कवर की वो मिनिमम होगी, कपड़े वाली उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और जो टेबल पर मूव किया सेल ने वो डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका कारण यही है कि जैसा सरफेस होता है, जैसी सरफेस होगी बेटा, उस सेंस में ही क्या होता है, हमारा जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि डिक्रीज कब होगा, कम कब होगा, जब सरफेस स्मूथ होगी। यही कारण होता है कि आपको चलने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई फ्लोर है, एक फर्श है, टाइल वाला फर्श है, और उस पर पानी और डाल दिया जाए या फिर सर्फ वाला पानी डाल दिया जाए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उस पर मूव करना, चलना। आप फिसल जाओगे, वहां पर फिसल के गिर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन एक नेसेसरी है, फ्रिक्शन जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू वॉक ऑन द फ्लोर। तो ये जरूरी चीजें होती हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो किस तरीके से फ्रिक्शन हमारे रूटीन लाइफ को या किस तरह से हमारे लिए जरूरी है, और कहाँ हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की नीड होती है, कहाँ हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की नीड होती है, रूटीन लाइफ में अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसा हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रिक्शन कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, किस तरह से क्या करना है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जो चीजें पढ़ी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन पढ़ा हमने, और ये इस वजह से होता है कि कुछ इरेगुलरिटीज जो होती हैं, तो ठीक है, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इरेगुलरिटीज कम होती हैं तो फ्रिक्शन कम होगा। This is all about this is introduction about the friction. In the next video we will proceed the next topic of this chapter.